सुप्रभात छात्रों। हमने पिछले वीडियो में जो हमारा राजनीतिक संस्कृति के कुछ प्रमुख जो टॉपिक थे वो हमने पढ़ लिए थे, जिसमें हमने राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख जो निर्धारक तत्व थे उनके बारे में अध्ययन किया था। राजनीतिक संस्कृति के जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था और राजनीतिक संस्कृति की विशेषताओं के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया। आज हम हमारी भारतीय राजनीतिक संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम भारत की राजनीतिक संस्कृति है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो जिसमें हम देखेंगे कि भारत की जो राजनीतिक संस्कृति है वो मध्य यानी प्रारंभिक वर्षों से लेकर और आज तक अर्थात आधुनिक काल तक की जो हमारी जो संस्कृति रही है उनका अध्ययन किया गया और हमारे जो प्रमुख जो विद्वान हैं उनके अनुसार जो आधुनिक काल में अर्थात हमारी आज़ादी के बाद में जो हमारी राजनीतिक संस्कृति रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके हमारी राजनीतिक संस्कृति के कैसे विचार रहे उनका यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि भारत में राजनीतिक संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल शासन के अंत तक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में क्या थी, उदासीनता विद्यमान थी। पता है कि पहले जो हमारे जो भारतीय जो लोग थे वो राजनीतिक संस्कृति के बारे में नहीं जानते थे, अतः उनकी जो संस्कृति थी वो संस्कृति को तो अपनाते थे, यानी उनमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति पाई जाती थी, परंतु उन लोगों में जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किसी भी प्रकार से उनमें विद्यमान नहीं थी, अर्थात वो राजनीतिक व्यवस्था के साथ में क्या थे, पूरी तरह से उदासीन थे, अर्थात उनके बारे में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उनके पास कोई ऐसी जानकारी नहीं थी, क्योंकि राजा महाराजाओं का शासन था। तो अधिकांशतः राजा महाराजा थे वो क्या करते थे, आम जनता के ऊपर शासन करते थे। तो धीरे धीरे यानी हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर हम प्रारंभिक वर्षों में की बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और मुगल शासन के अंत तक, अर्थात मुगल शासन का अंत रहा, जैसे 1857 की क्रांति थी वहां तक मुगल शासन का या मुगल साम्राज्य का शासन रहा। फिर 1857 की क्रांति के बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या कर लिया, अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि अंग्रेज लोग जब भारत के ऊपर शासन कर रहे थे तो उस समय भी हमारे जो भारतीय लोग थे वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति फिर भी उनमें क्या थी, उदासीनता थी। परंतु धीरे धीरे आज़ादी के बाद यानी अंग्रेजों ने जब हमारा शोषण करना प्रारंभ किया तो हमारे कुछ जो स्वतंत्रता जो सेनानी थे उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सोचा और समझा और उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था का क्या किया, उन्होंने अध्ययन किया। तो हम देखते हैं अतः यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर और मुगल शासन काल के अंत तक राजनीतिक व्यवस्था थी, उनके प्रति लोगों में क्या थी, आपस में उदासीनता विद्यमान थी। फिर बाद में क्या हुआ कि क्योंकि अभी मुगल शासन के बाद में हमारे भारत पर किसका शासन स्थापित हो जाता है, अंग्रेजों का, अर्थात यहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर और आजादी के पश्चात, ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर और आजादी के पश्चात आरंभिक वर्षों में यानी शुरुआती वर्षों में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ विचार शुरू करते हैं, किसके, राजनीतिक व्यवस्था के विचार। अतः इस काल की संस्कृति, कौन सी काल की संस्कृति, ब्रिटिश साम्राज्य से लेकर और ब्रिटिश साम्राज्य की आजादी के पश्चात की जो हमारी राजनीतिक संस्कृति है उसको स्पष्ट रूप से जो वर्णित किया है या स्पष्ट रूप से हमें समझाया गया वो किसके द्वारा समझाया गया, हमारे दो प्रमुख विद्वान हैं, वह है बोरिस जोन्स और माइनर वीटर। इन्होंने हमारी राजनीतिक संस्कृति को राजनीतिक व्यवस्था के साथ में क्या किया, इन्होंने स्पष्ट रूप से इनका वर्णन किया है। किन्होंने बोरिस जोन्स और माइनर वीटर। अब हम यहाँ पर हमारे
हमारी राजनीतिक व्यवस्था के साथ में जो राजनीतिक संस्कृति का जिन्होंने अध्ययन किया है, और वो किनके द्वारा अध्ययन किया गया, वो क्या है, मॉरिस और माइनर विलन के द्वारा, जो आजादी के पश्चात इन्होंने बहुत से महत्वपूर्ण अध्याय लिखे। तो उनके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं मॉरिस जोन्स के अनुसार, ठीक है। अब मॉरिस जोन्स ने क्या कहा कि भारतीय राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, यानी मॉरिस जोन्स के अनुसार भारतीय राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण जो मॉरिस जोन्स ने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इन इंडिया, यानी सरकार और भारत की सरकार और राजनीति का इन्होंने क्या एक अध्याय लिखा, और यह अध्याय कब लिखा उन्होंने, सन 1964 में। भारत की राजनीतिक संस्कृति को इन्होंने 3 भागों में विभक्त किया है, और जिन्हें क्या कहा गया, 3 भाषा शैली के उपनाम से इन्हें पुकारा गया, इन्हें जाना गया, यानी 3 भाषा शैली इन्होंने मॉरिस जोन्स ने, और मॉरिस जोन्स ने कौन सी पुस्तक में लिखा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इन इंडिया सन 1964 में। और इन्होंने राजनीतिक संस्कृति को 3 भागों में विभक्त किया, और ये जो 3 भाग थे उनको 3 भाषा शैली के नाम से भी इन्हें पुकारा गया। और ये जो 3 भाषा शैली थी वो कौन सी थी, MPS। आपने मोबाइल सुना होगा, MPS मोबाइल, उसके अनुसार आप नाम याद रख लेना, MPS। M का मतलब होता है मॉडर्न, P का मतलब ट्रेडिशनल, और S का मतलब है सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो M का मतलब मॉडर्न, अर्थात एक शैली, भाषा शैली का नाम दिया उन्होंने शैली, वो थी आधुनिक शैली अर्थात मॉडर्न शैली। और इसके अंतर्गत जो राजनीतिक जो संस्कृति का उन्होंने जो अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि राजनीतिक संस्कृति है आधुनिक काल में किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के कैसे कैसे विचार थे, और लोगों के जो विचार थे वो आधुनिक शैली के अंतर्गत किन लोगों में राजनीतिक संस्कृति संभवतः पाई जाती है। तो उन्होंने किसमें बताया, जैसे हमारे देश के जो संविधान है उसके प्रस्तावना, ठीक है, तो प्रस्तावना में भी इसकी झलक मिलती है, ठीक है। संसद, ठीक है, संचार के साधनों में हमारे क्या पाई जाती है, राजनीतिक संस्कृति, जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति उनके क्या थे, विचार थे। तो उनका उन्होंने अध्ययन किया किसके अंतर्गत, आधुनिक शैली के अंतर्गत अर्थात मॉडर्न शैली के अंतर्गत। फिर अगला है T, यानी ट्रेडिशनल अर्थात परंपरागत शैली, इसको हम बोल सकते हैं कौन सी, परंपरागत शैली। और इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन जिसमें आता है, देखिए आपकी जो परंपरागत शैली थी, पहले वो जो राजनीतिक संस्कृति की जो झलक देखने को मिलती थी वो किस रूप में मिलती थी, जैसे हमारी वर्ण व्यवस्था थी, ठीक है। फिर इसके साथ में जाति और ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि ये जो संस्कृति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अलग तरीके से दिखाई देती है, कब, परंपरागत रूप में। और जाति अर्थात हमें जातिगत रूप से आधार एक जाति से दूसरी जाति के बीच में काफी उस समय क्या था, भेदभाव था, और वर्ण व्यवस्था उस समय क्या थी, विद्यमान थी। तो यह जो राजनीतिक संस्कृति है वो कुछ अलग ही अंदाज की थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साधु संतों की शैली, जिसको सोफिस्ट कहा जाता है, MPS, साधु संतों की शैली, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति की जो झलक है वो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों के कैसे कैसे विचार थे, और किन किन लोगों के विचार जो राजनीतिक संस्कृति से जुड़े हुए थे, तो वो कौन थे, जैसे JP नारायण थे, जयप्रकाश नारायण है, राजाराम मोहन राय, ठीक है, और विवेकानंद है, दयानंद सरस्वती। तो ये है साधु संतों की शैली के अंतर्गत इन्हें रखा गया, और ये राजनीतिक व्यवस्था प्रति इनके विचार इन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो ये मॉरिस जोन्स के अनुसार हमारी जो भारतीय राजनीतिक जो संस्कृति है उसको 3 भागों में बांटा गया, उनको 3 उपशैली के नाम से जाना गया, अर्थात एक आधुनिक शैली, जो आधुनिक शैली के अंतर्गत अगर हम देखें तो वर्तमान काल, आधुनिक शैली का मतलब है कि वर्तमान काल में जो राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो लोगों में राजनीतिक संस्कृति की जो पहले तो उदासीनता थी, अब लोग क्या हो चुके हैं, उस राजनीतिक संस्कृति के प्रति या राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोग क्या हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। और ये जो आधुनिक काल की अगर हम बात करें तो अधिकांश जो राजनीतिक संस्कृति लोगों में पाई जाती है उसकी तरह देखने को कहाँ मिलती है, जैसे प्रस्ताव हमारे भारतीय संविधान में, ठीक है, संसद में, और संचार के प्रमुख साधनों में इनकी तरह देखने को मिलती है। इसी प्रकार से परंपरागत जो शैली थी उसके अंतर्गत हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था है, ठीक है, जब ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो व्यवस्था थी अर्थात नारी संस्कृति उसके लक्षण पाए जाते हैं। फिर इसी प्रकार से साधु संतों की शैली, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राजाराम मोहन राय, विवेकानंद, दयानंद
सरस्वती। तो ये सब क्या है, ये हमारे भारतीय राजनीति की जो संस्कृति है उनका इन्होंने क्या किया, इनका वर्गीकरण किया। और इन्होंने वर्गीकरण कितने आधारों पर किया, 3 आधारों पर। और ये 3 प्रमुख इनके क्या थे, आधार थे। ठीक है। इसके बाद ये भारत की जो राजनीतिक संस्कृति का जो उन्होंने अध्ययन किया वो करने वाले कौन थे, वाइलर व्हीलर। तो वाइलर व्हीलर ने भी यानी 2 प्रकार की हमारे प्रमुख राजनीतिक संस्कृति बताई। उन्होंने कहा कि हमारी जो राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके अनुसार अगर हम देखें तो भारत में 2 तरह की राजनीतिक संस्कृति पाई जाती है। मौर्य वंश ने तो 3 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई और व्हीलरों ने 2 प्रकार की राजनीतिक संस्कृति बताई है। तो देखते हैं हम कि वाइलर व्हीलर के अनुसार इन्होंने आमड और सिडनी वर्मा इन्होंने भी राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, कौन सी, पॉलिटिकल कल्चर अर्थात राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और यह पुस्तक लिखी गई कब, सन 1965 में। ठीक है। इसी के नाम से में इंडियाज टू कल्चर और इंडियाज टू कल्चर, और इंडियाज टू कल्चर थी वो किसके द्वारा लिखी गई है, वाइलर व्हीलर के द्वारा। तो सिडनी और वर्मा के द्वारा जो पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1965 में जो पुस्तक प्रकाशित की गई थी उसमें भी उन्होंने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया। और भारत में राजनीतिक संस्कृति के बारे में जो लिखा वो किसने लिखा, वाइलर व्हीलर ने। और उनकी जो मुख्य पुस्तक थी वो कौन सी थी, इंडियाज टू कल्चर के नाम से उन्होंने क्या लिखा, एक अध्याय लिखा। ठीक है। अब उसमें क्या लिखा उन्होंने, इनके अनुसार वाइलर व्हीलर के अनुसार भारत में दो तरह की राजनीतिक संस्कृति है। भारत में उन्होंने कितने प्रकार की संस्कृति बताई, 2 तरह की राजनीतिक संस्कृति बताई। एक राजनीतिक संस्कृति जिसको हम कह सकते हैं अभिजन संस्कृति। कौन सी, अभिजन, जिसको अभिजन संस्कृति को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम विशिष्ट संस्कृति भी कह सकते हैं। और इसको अगर हम अंग्रेजी में बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइंस। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी तरह की जो राजनीतिक संस्कृति उन्होंने बताई वो कौन सी बताई, एक बताई उन्होंने जनपुंज राजनीतिक संस्कृति और दूसरी बताई उन्होंने लोकप्रिय संस्कृति। और लोकप्रिय संस्कृति अधिकांशतः कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मास। ठीक है। तो अब देखते हैं अभिजन संस्कृति क्या है और जनपुंज संस्कृति क्या है। तो पहले हम देखते हैं अभिजन संस्कृति। सत्ता में रहने वाले लोगों के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है, सत्ता में रहने वाले लोगों के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, अभिजन संस्कृति कहते हैं। यानी जो सत्ता में है, जो लोगों के द्वारा या आम जनता के द्वारा जिन लोगों का चुनाव किया जाता है और वो लोग जिन लोगों के ऊपर शासन करते हैं, तो इसका लोग क्या हो गए, विशिष्ट हो गए। इसलिए उन लोगों के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है उसको अभिजन संस्कृति या विशिष्ट संस्कृति या एलाइड संस्कृति उसे कहा जाता है। ठीक है। जैसे हम उदाहरण के लिए देखें, जैसे अंग्रेजी बोलने वाले, ठीक है, सत्ता में रहने वाले जो लोग हैं वो क्या है, अपने अधिकांशतः है जैसे अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली राजधानी में रहने वाले लोग, ठीक है, और संसद में रहने वाले लोग, क्योंकि ये क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट लोग होते हैं, वही संसद तक पहुंच पाते हैं। कुछ विशिष्ट लोग ऐसे हैं जो दिल्ली व राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, जिनको हम विशिष्ट समझते हैं। क्योंकि ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं अर्थात शहर में रहने वाले लोगों को क्या समझते हैं, कुछ विशिष्ट समझते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोगों के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है उसी संस्कृति को उन्होंने क्या बताया, अभिजन संस्कृति बताया। ठीक है। तो दिल्ली व राजधानी में रहने वाले, संसद में रहने वाले, क्योंकि संसद में जो लोग रहेंगे तो वो कौन रहेंगे, विशिष्ट तरह के लोग रहेंगे। तथा भारतीय लोक सेवा के जो सदस्य हैं, भारतीय लोक सेवा के सदस्य होंगे तो वो भी क्या है, विशिष्ट सदस्य हैं। इन सबका क्या करते हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात अभिजन संस्कृति के अंतर्गत सत्ता में रहने वाले लोगों के द्वारा जो संस्कृति अपनाई जाती है उस संस्कृति को हम क्या कहते हैं, अभिजन संस्कृति कहते हैं। और जैसे
कौन कौन है, जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करने वाले लोग हैं, ठीक है, क्योंकि वो कुछ लोग ही होते हैं जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसको हम उसको विशिष्ट मानते हैं, ठीक है। दिल्ली और राजधानी में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, भारतीय लोक सेवा के सदस्य हैं, ये सभी का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे हम बात करते हैं जनपुंज संस्कृति। अब जनपुंज संस्कृति क्या है, देखिए, वह सत्ता जो जन सामान्य के लोगों में पाई जाती है, वह सत्ता जो जन सामान्य के लोगों में पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, जनपुंज या लोकप्रिय संस्कृति कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो कौन है, जैसे हमारे गांव के सरपंच हैं, ठीक है, हमारी स्थानीय स्तर की जो सरकार है वो इसका प्रमुख उदाहरण है, इसका जनपुंज संस्कृति का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो राजनीतिक समाजीकरण, ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के बीच में हम लोग के संबंध है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आमंड और शेट्टी वर्मा ने कहा, क्या कहा आमंड और शेट्टी वर्मा ने कि राजनीतिक संस्कृति यानी राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक समाजीकरण के बिना क्या है, अधूरी है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति को क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। क्योंकि सबसे पहले जो व्यक्ति के विचार भाव जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन सब का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का जो कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। इसलिए राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति को क्या किया जा सकता है, स्थापित किया जा सकता है। अब इनके संबंध के बारे में आमंड और शेट्टी वर्मा ने क्या कहा, देखिए, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है और उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाया जाता है। यानी राजनीतिक संस्कृति में आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन लाया जाता है वो भी किसके द्वारा लाया जाता है, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। और राजनीतिक संस्कृति को स्थापित करने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है, घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। आगे देखते हैं, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों यानी राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, इनके जो भी विश्वास तथा जो भी मनोवेग है उन सबको भावी पीढ़ियों तक पहुंचाया जाता है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा। जो पिछले वीडियो में हमने राजनीतिक समाजीकरण के बारे में अध्ययन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि लोगों की जो गुण विश्वास विचार जो भी अभिव्यक्तियां होती है उनके जो भी विचार उत्पन्न होते हैं उन सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाती थी, राजनीतिक समाजीकरण कहलाती। तो पिछले वीडियो में इसके बारे में अध्ययन कर लिया था, ठीक है। तो यही कहा गया कि राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के जो भी गुण है उनके जो भी विश्वास होता जो भी मनोवेग है उन सबको आने वाली भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा, ठीक है। इस प्रक्रिया में कई अभिकरण हैं। अब इस प्रक्रिया में कौन से अभिकरण जो इसमें क्या करते हैं, हिस्सा लेते हैं। अब राजनीतिक समाजीकरण में कैसे कौन से अभिकरण, तो कुछ अभिकरण हमने राजनीतिक समाजीकरण में कुछ साधनों के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे हमने परिवार के बारे में पढ़ा था, शिक्षण संस्थाओं के बारे में पढ़ा था हमने उसमें, ठीक है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के बारे में हमने वहां पे अध्ययन किया था, जनसंचार के साधनों के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो उन सब के द्वारा राजनीतिक का क्या किया जाता है, समाजीकरण होता है, राजनीतिक समाजीकरण होता है। तो यहाँ पे भी इस प्रक्रिया में कई अभिकरण है, जैसे कौन कौन से हैं, जैसे व्यक्ति का परिवार, ठीक है। व्यक्ति का जो परिवार है उसके द्वारा अपने जो भी मनोवेग जो भी अपने विचार है उन सबको भावी पीढ़ियों तक राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा राजनीतिक संस्कृति तक पहुंचाया जाता है। मित्र मंडली है, ठीक है, शिक्षण संस्थान है, ठीक है, इसके साथ साथ में धार्मिक संस्थान है, लोक संचार है, ठीक है, हित समूह है, वह राजनीतिक दल, ठीक है, और इसके अंतर्गत संचार के साधन भी आते हैं। तो आदि महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंतर्गत निभाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति
संस्कृति का महत्व है। तो यह हो गया क्लियर, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण का क्या अर्थ आता है, इनके बीच में क्या संबंध है? इनका घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि राजनीतिक समाजीकरण के बिना राजनीतिक संस्कृति को स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए राजनीतिक संस्कृति के लिए राजनीतिक समाजीकरण क्या है, अति आवश्यक है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति का प्रमुख महत्व। अब देखिए राजनीतिक संस्कृति की जो महत्व है उनको आता है, राजनीतिक संस्कृति को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, आमंड और सिडनी वर्मा को। किसको जाता है, आमंड और सिडनी वर्मा को। इसके साथ साथ में और भी इसके अन्य विचारक है, जैसे हम भारतीय विचारकों की बात करें, ठीक है, भारतीय राजनीतिक संस्कृति में अंतर्गत जो राजनीतिक संस्कृति की जो प्रमुख जो विद्वान रहे उनमें है जैसे माइनर विनर रहा, ठीक है, मॉरिस जोन्सटन, जिसका हमने अभी पिछले टॉपिक में इसका अध्ययन किया है। तो देखते हैं राजनीतिक संस्कृति का महत्व। राजनीतिक सांस्कृतिक उपागम को विकसित करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, आमंड और सिडनी वर्मा सहित अनेक अन्य विचारकों को है। इस उपागम को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया गया है। इस उपागम को निम्न बिंदुओं के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। यहाँ पे 5 प्रमुख इसमें बिंदु बताए गए जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति के महत्व को स्पष्ट किया है कि राजनीतिक जो संस्कृति है वो राजनीतिक शास्त्र के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या राजनीतिक व्यवस्था के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन किया है। तो देखें राजनीतिक संस्कृति अवधारणा, राजनीतिक संस्कृति अवधारणा द्वारा अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु है, राजनीतिक संस्कृति अवधारणा का अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु रहा वो कौन रहा, राजनीतिक समाज। और रहा राजनीतिक समाज। तो राजनीतिक संस्कृति अवधारणा द्वारा अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु राजनीतिक समाज बन गया। ठीक है, आगे है इस अवधारणा ने, कौन सी अवधारणा ने, राजनीतिक संस्कृति ने, राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में राजनीतिक व सामाजिक तत्वों का समावेश करके और राजनीतिक शास्त्र का इन्होंने क्या किया, विकास किया। तो राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन, राजनीतिक व सामाजिक तत्वों का, इन राजनीतिक और सामाजिक तत्वों का इन सबका समावेश करके ही राजनीतिक शास्त्र का क्या किया गया, इसमें विकास किया गया था, राजनीतिक अध्ययन किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में, राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में इसमें किसका समावेश होता है, विवेक का समावेश होता है। ठीक है, राजनीतिक संस्कृति में क्या है कि राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक समाज द्वारा विभिन्न दिशाएं ग्रहण करने के कारणों को भी उन्होंने क्या किया, स्पष्ट किया। यानी राजनीतिक समाज द्वारा विभिन्न जो दिशाएं हैं उनको ग्रहण करने के जो कारण है उनको भी स्पष्ट करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही। ठीक है, फिर है राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और व्यष्टि उपागमों के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र भी बन चुका है। ठीक है, तो यह हमारा राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण के बीच में संबंध और यह हमारे राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख महत्व। और इसके साथ में आज हमारा ये जो लेसन है राजनीतिक संस्कृति, वो टॉपिक हमारा, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू।